अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक है? अच्छा भाई, आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह एंड होने वाला है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, जिसमें हम इसके पहले तो MCQs हैं, देख लें। 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो इसको सॉल्व हमने करना है, देखते हैं। पहला है जी √7, ठीक है जी। √7 इज़ क्या है जी? इसकी 4 ऑप्शन है। इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, या नेचुरल नंबर है। अब आपको बताया है भी, हर वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो क्या बन जाता है? इर्रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये हमारी ऑप्शन सी बन जाएगी, ठीक है। फिर वो कहता है पाई एंड ई और पाई, आपको पता है जो रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। तो और ई जो है वो नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है। तो वो ये दोनों जो नंबर है ना, ये दोनों ही इरेशनल होते हैं, याद रखें, ठीक है। पाई भी इरेशनल होता है और ई भी इरेशनल होता है, ओके जी। नेक्स्ट है इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं, वही बात जो यहाँ मैंने आपको बताई है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होता, अगर उसके ऊपर रेडिकल साइन या स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इरेशनल बन जाता है। तो यहाँ पे वो कहता है अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एन और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा हो तो जाहिर है फिर वो क्या होगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये लें जी, इसकी ऑप्शन भी इरेशनल हो गई, ठीक है। ओके जी, अब आप ये देख रहे हैं, ये एक √3 प्लस √5 इज ये सम ऑफ टू। अब देखो ना, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आ रही है। वो कहते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर वो एक रियल नंबर्स का है नंबर, जो रियल नंबर है, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू x, अगर हो वो नंबर अपने ही बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते होते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है। फिर है जी लेट a b एंड c, 3 नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स हैं तीनों। तो फिर वो कहते हैं देन a ग्रेटर देन b हो एंड b ग्रेटर देन c हो। तो फिर दैट एम्प्लाइज, यानी कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा हम ये निकाल सकते हैं, अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो फिर a c से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी एक दूसरे से बड़ा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तो फिर पहला तीसरे से बड़ा होगा। या इसी तरह से इसको उलट कर दो, एक दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो जाहिर है पहला तीसरे से छोटा होगा। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ओके बेटा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, फिर आता है, हाँ जी, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x है, ठीक है, और इज इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू कहता है क्या हो सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखें, ये मैं आपको सॉल्व करके समझा दूँ। देखें ये है, जैसे हमारे पास 2 की पावर क्या है जी? x है, मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x, ये इक्वल्स टू 64 दिया हुआ है, ओके। अब आपको पता है, हमने पढ़ा है जो इंडिसेस के लॉज हैं कि अगर बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके पार्स को कॉमन लिया जा सकता है, पावर सिंगल बन जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और आगे हमारे पास है 64, ओके जी, ये 64 आ गया, ठीक है जी। फिर क्या बनेगा? आप इसको 2 8 जार क्या बनता है? 16, 16 की पावर x बन गई। इसी तरह यहाँ पे क्या है? 64 है, 64 की पावर क्या बनती है? 64 की पावर बनती है हमारे पास 16, ये बन जाएगी, हम इसको यूँ कर लेते हैं, 64 है ना, ये बना लेते हैं 2 की पावर 6 होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये भी हम इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट, क्योंकि बेसिस सेम बना लेते हैं ना। ये 2 की पावर क्या होती है? 2 की पावर 4 होती है, 16, ठीक है। और बाहर उसके पावर x है, तो ये 4x बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब जब बेसिस सेम हो, ठीक है, इक्वेशन बन रही है और सेम बेसिस हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो 4x इक्वल टू 6 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6/4, ठीक है बेटा। अब आप देख लें, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 3 जार और 2 2 जार, ये आ गया, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल आई? 3/2, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पे 3/2, तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? ऑप्शन ए,
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बन रही है हमारे पास, तो ये हमारी ऑप्शन ए आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा MCQ नंबर 8। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है जी हमारे पास, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, तो ये भी कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, एक दूसरे के बराबर तो दूसरा पहले के बराबर, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसे कहेंगे। ठीक हो गया जी। सिमेट्री जैसे आप लेंगे ना, लाइन ऑफ सिमेट्री के दरमियान में जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, तो मतलब ये है कहने का कि ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है, ठीक है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 75 अंडर रूट प्लस 27 अंडर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या आंसर बनता है। तो इसमें ऑप्शन वैसे आ रही है डी, ठीक है। तो मज़ीद अगर आपको नहीं समझ आया है कैसे है, तो मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखें, ये है हमारे पास 75 है अंडर रूट, फिर प्लस 27 अंडर रूट, ठीक है जी। आप इसके 75 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स, तो वो बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये 75 का आ गया। प्लस इस तरह 27 के बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ठीक है बेटा, ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये। तो हमारे पास फिर क्या आ गया, ये देखें, एक पेयर ये बन गया, इधर से इसका ये पेयर बन गया, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। तो जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ये वाला अंदर रहेगा और ये 5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 5 बाहर आ जाएगा। प्लस इसी तरह ये वाला 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये वाला 3 अंदर रह जाएगा ये। तो आप देखें 5 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 कितने हो जाएंगे मिलके 8 अंडर रूट 3, या अंडर रूट 3 8 अंडर रूट 3 कॉमन ले ले तो 5 प्लस 3 हमारे पास आ जाता है, तो 5 प्लस 3 8 बनता है, तो 8 अंडर रूट 3 ऐसे। तो ये इसका आंसर, तो इसकी ऑप्शन क्या बन रही है हमारे पास, ये डी ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी, प्रोडक्ट ऑफ। अब ये दो हमारे पास नंबर है, ये है तो दोनों इरेशनल, और देखें ये बाइनोमियल सर्ड्स कहलाती हैं ये, ठीक है, जिनमें क्या है कि दो टर्म पर मुश्तमिल है ये, ठीक है, क्योंकि ये देखो एक इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड है ना, ये सर्ड है, और एक ये रियल नंबर है, तो अगर सम ऑफ अ रियल नंबर एंड अ सर्ड हो तो वो भी सर्ड ही की बनती है, तो ये हमारा पास इरेशनल बन जाता है टोटल। ये एक ये इसका ये कॉन्जुगेट है, ये दोनों कॉन्जुगेट। तो याद रखिए जब भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमेशा आंसर जो है ना वो एक रैशनल नंबर आएगा। जब भी हम कॉन्जुगेट्स को, कॉन्जुगेट समझते हैं ना, आपको बता दिया ये बाइनोमियल सर्ड है, ये दो टर्म पर मुश्तमिल एक सर्ड है, ठीक है। इसको जब भी आप इसको यानी कि जब इनके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमेशा एक रैशनल नंबर आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया रैशनल नंबर, ये डी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा ये MCQ गलत हुए, सॉरी गलत हुए कह रहा हूँ, कंप्लीट हुए। अच्छा आप देखें, अगर आपको ये वैसे तो ये कराया हुआ है, मज़ीद मैं आपको इसको भी हल करके बता देता हूँ कि देखें जी ये रैशनल कैसे बनता है, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर देना, ये देखें ये है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5, ओके जी। ये अब आप देखें ये इनका क्या है जी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो ना ये एक फार्मूला भी बन रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इसको देख लें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a की जगह 3 है, b की जगह अंडर रूट 5 है, तो देखें 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 5 आ गया, तो 9 माइनस 5 कितना आ गया 4 आ गया। तो आप बताओ 4 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ओके ओके डन, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये सॉल्व किया हुआ है आपके लिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी
if a is equal to 3/2, b is equal to 5/3 and c is equal to 7/5, then वेरीफाई करना है आपने a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और ये दूसरा है जी a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब मैं आपको बता दूं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूट ए जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, ए के साथ भी जा रहा है सी के साथ भी जा रहा है। यहाँ पे सी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए के साथ भी जा रहा है और बी के साथ भी जा रहा है। ये लेफ्ट साइड पर ए है, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपको पता होना चाहिए, एलसीएम अपने एमसीक्यूज आ सकते हैं ना, ठीक है। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये हमारा कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट। तो हम इसको वन बाय वन चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं जी। हाँ जी, पहले हमारे पास पार्ट 1 है जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखें तो मैंने दोनों को पैरेलल हल किया, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी, ठीक है। तो ए की जगह 3/2 आ गया ब्रैकेट के अंदर, बी की जगह 5/3 प्लस 7/5 वैल्यूज पुट कर दी इधर। इसी तरह से ए की जगह 3/2, और ये प्रोडक्ट फॉर्म में ए और बी, तो मल्टीप्लाई बाय 5/3, दरमियान में प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5 आ गया। अब यहाँ ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, ब्रैकेट बता रही है, पहले ब्रैकेट के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। और ये फ्रैक्शन में जब भी एडिशन होगी तो हमेशा एलसीएम का तरीका होगा, एलसीएम लिया जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, ठीक है। 15 को हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5, उस 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देख रहे हैं, 2 दफ़ा 5 कैसे आया, ये वाला 5 आया जब हमने 15 को एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो 5 आंसर आया, उस 5 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह से इस 15 जो एलसीएम है इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, उस 3 को फिर हम इस ऊपर वाले न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनको हल करेंगे। जैसे देखें ये 3 1 3 से 3 कट गया, 3 1 3 3 1 3, ठीक है जी। आपके पास क्या बच गया, ऊपर 5 नीचे 2, तो 5/2। इसी तरह यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21 और 2 5 10। ओके जी, अब आगे ये हल कर लिए, ये 25 प्लस 21 ओवर 15 आ गया। इनको सॉल्व किया, यहाँ फिर आप इधर एलसीएम ले लिया, इधर इन ये 2 फ्रैक्शंस आ गए, दरमियान में प्लस का साइन है, इधर इनका एलसीएम ले लिया। इनका एलसीएम 2 और 10 का एलसीएम 10 होता है, ठीक है। एलसीएम को उसी तरह से सॉल्व करना है, पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा। इस 5 को फिर इसके न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ये 25। सेम इसी तरह से 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 आंसर आएगा, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करके ये 21 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। अब इनको ऐड कर देंगे, ये पीछे जो इनके लेफ्ट साइड पे एलसीएम लिया था वो हमारे पास ये हल हुआ, तो 25 प्लस 21 46 ओवर 15। अब ये और ये बाहर वाले रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे 5 5 25 प्लस 21 ओवर 10, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा, देखें ये आ गया 23। इधर जब हमने इनको ऐड किया, ये मल्टीप्लिकेशन चल रही है, जरा देख लें, ये देखें ये मल्टीप्लिकेशन, 3 1 3 और 3 5 15, 2 1 2 2 23 ये, तो 23 ओवर 5 आ गया इधर, ठीक है। और इधर आ जाएगा, इनको ऐड कर 46 ओवर 10, तो ये आ गया 23 ओवर 5 और 46 ओवर 10। तो ये तो मजीद से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये देखें 23 ओवर 5 ये कैसे आया, 2 के टेबल में दोनों को कट कर दिया, 2 23 और 2 5 तो 23 ओवर 23। देखें दोनों हमारे पास जो है वो वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। ये हमारी वेरिफिकेशन होगी, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके जी, चलें जी, फिर इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लें। सेम उसी तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, उसी तरह से अब यहाँ पे इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3 3 को 3 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, 2 बनेगा आंसर जब आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाले क्योंकि ऐड हो रहा है, इसको एलसीएम के तरीके से हल करेंगे। यहाँ इनकी देखें कटिंग होती है, नहीं होती तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 से 5 काट रहा है काट देते, नहीं हम काटा अगले स्टेप पे कट जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम बाद में ले लिया, तो इसी तरह से ये एलसीएम के तरीके से इनको हल कर लिया, देखें। और दोनों तरफ ये वेरीफाई होगा, ये भी वेरीफाई हो गया। ओके जी, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके दोनों पार्ट्स देख लें, उसी तरह से देख लें, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी देख लें, कोई बात समझना है तो पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। जी बेटा, अब है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। उसी तरह से स्टेटमेंट है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3 एंड बी इज इक्वल टू, बी आ जाएगा हमारे पास 5/2, सी की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे उसने बता दिया ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अब यहाँ प्रॉपर्टी दी नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी खुद लिखनी है। ठीक है, पीछे उसने वो प्रॉपर्टी बता दी थी, ठीक है, लेकिन याद होनी चाहिए, मैंने वहाँ पे बताया वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये है वो कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हमने इन नंबर से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये होती है। ठीक है, ये मैंने नीचे लिखी है, ये देख रहे हैं, ये होती है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये लेफ्ट साइड इधर लिख लें या इधर लिख लें, राइट हैंड साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये इधर आ जाए इधर आ जाए, एक ही बात है। तो अब ये देखें, ये हमारी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। ठीक है बेटा, पिछली उसमें फर्क है, वहां पे क्या था, ए इंटू ब्रैकेट में था, ए इंटू था, यहाँ प्लस का साइन नहीं था, ब्रैकेट आ रही थी, ए अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ये दरम्यान में प्लस आ रहा है, ये फर्क ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं पिछला सवाल जो मैंने कराया है। ओके जी, अब देखें ये और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के इकट्ठा पैरेलल लेके मैं हल कर रहा हूँ। तो वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है जी, ये देख लें, इसी तरह यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। अब जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, पहले उनको सॉल्व करना है हमने, ब्रैकेट के अंदर वालों को। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एलसीएम लेके हल करेंगे, इधर भी एलसीएम लेके, देखें 2 और 4 का एलसीएम आया 4, ये एज इट इज साथ नीचे उतारते जाएंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 एलसीएम आया। अब आपको पता है एलसीएम को डिवाइड, याद रखें एलसीएम हल करने का तरीका, कि एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। बेटा मैं बार बार समझाता हूँ, डिनोमिनेटर भी डी से शुरू होता है और डिवीजन भी डी से। तो हमेशा पहले, ये एलसीएम पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हालांकि ये बार बार करते हैं, क्लास 4 5 6 से ये एलसीएम के काम 3 क्लास से भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल एलसीएम लिया है, जैसे 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, वो भी आपको एलसीएम लेने का तरीका भी आपको बच्चों में सिखाया गया। जैसे 2 और 4 का एलसीएम लेना आप इस तरह से करते हैं, आप ये लेते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, ये 1 वैसे आ गया, फिर 2 1s are 2, अब इधर ये 2 2s are 4, आपको पता है 4 इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम को पहले हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब 4 को इस 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 आंसर आ जाएगा, इस 2 को फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम यही काम यहाँ पे एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया, 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये काम इधर भी करना है। यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर 4/3 प्लस 5/2 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। उसी तरह से करके देखो, 3 और 2 का 6 आंसर आ जाएगा। बाकी ये दोनों हैं भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 6 एलसीएम है, उसको उसी तरह से पहले डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आंसर आएगा, ये 2 आ गया, इस 2 को फिर ऊपर वाले नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आगे इसी तरह से प्लस का साइन, सेम उसी तरह से इसको पहले आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 3, उस 3 को ऊपर वाले नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा जी, ये एलसीएम को हल करने का तरीका है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनेगा वो देख लें इनको, ये 2 5s are 10 प्लस 7/4। ठीक है, तो ये आ गया, ये 10 प्लस 7/4। इसी तरह से दूसरी तरफ 2 4s are 8 और 3 5s are 15 बनेगा, ये ओवर 6 ये आ गया। ठीक है, अब इनको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। देखें जी, ये बन जाएगा हमारे पास 17/4, इधर आ जाएगा 8 और 15 को ऐड करने पर 23/6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इनको हम हल कर लेंगे मजीद दोबारा एलसीएम लेकर, क्योंकि दरमियान में एडिशन का साइन है, फिर एडिशन आ रही है। ठीक है, तो अब 4 और 3 का एलसीएम 12 बनेगा। ठीक है, एलसीएम 12 आया, उसी तरह से 12 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 4 4s are 16। इसी तरह से 12 को पहले 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 3, उस 3 को ऊपर वाले 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इधर इन 6 और 4 का एलसीएम भी 12 होता है, 6 और 4 का एलसीएम भी देखें ना, ये 6 है और ये 4 है, इनका जब आप एलसीएम लेंगे 2 3s are 6, 2 2s are 4, फिर 2 पर 3 वैसे आ गया, 2 1s are 2, अब 3 पे जाएगा, 3 1s are 3 1। तो देखिए एलसीएम क्या बन गया, 2 2s are 4 and 4 3s are 12।
ठीक है। तो 12 एलसीएम लेकर उसी तरह से डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 2 आया आंसर, ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह से 12 को पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर है उसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, ये बन गया 16 प्लस 51 ओवर 12 और ये 46 प्लस 21 ओवर 12 आ गया। इनको ऐड किया 67 ओवर 12, इधर भी इनको ऐड करने में 67 ओवर 12। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वेरीफाई हो गया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये वेरिफिकेशन किसकी हुई है हमारी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। अब आप देखें अगला जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन है। वहां इसलिए हमने दरमियान में ऐड प्लस का साइन डाला था, लेकिन यहाँ की मल्टीप्लिकेशन है तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, या ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये एक ही चीज़ है। ठीक है। तो ये अब इसमें उसी तरह से वैल्यूज पुट कर दी, ए की जगह उसकी वैल्यू, अब मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर भी ये 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4, इसी तरह से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये ब्रैकेट के बाहर। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करें, अगर कटिंग होती है कटिंग करें, नहीं होती तो न्यूमरेटर उसूल ये है हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कि अगर आप फ्रैक्शंस हैं दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ऊपर न्यूमरेटर नीचे होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं, कट करते हैं। ठीक है। और अगर कट नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखें, न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। ओके। तो यहाँ पे जब 5 7 35 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 2 4 8 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह बाहर 4/3 एज इट इज आ गया। इसी तरह आगे ये यहाँ पे देखें कटिंग हो रही है, कटिंग कर लें आप, 2 1 2 2 2 4। ठीक है। यहाँ पे कटिंग की है, 2 1 2 2 2 4। उसके बाद और 2 5 फिर 10, इनको मल्टीप्लाई किया है, कटिंग करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर 2 5 10 ऊपर आ जाएगा, 3 1 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 7/4। ओके जी। नेक्स्ट अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है करें, जैसे 4 1 4 एंड 4 2 8, 3 और 35 की सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पे 2 के टेबल पे 2 5 10 और 2 2 4 हो गया। लो जी, अब इनको आप देखें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, नीचे 3 2 6। इसी तरह से 5 7 35 और 3 2 6 लें जी, दोनों साइड हमारी जो है वो वेरीफाई हो गई, इक्वल हो गई। ओके जी। लो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसने पूछा जी, उसने कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन करें भाई, 0 रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें भाई 0 रैशनल नंबर कैसे है। ठीक है। ले जी, आपको बताया डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, ज़हन में लाया डेफिनेशन ये है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, जो p ओवर q की शक्ल में लिखा जाए, वेयर जहां पे p एंड q दोनों, जो p है और q, ये किससे बिलोंग करते हो, z इंटीजर से बिलोंग करते हो। ठीक है। और फिर साथ वो बताता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्या कहते हैं भला, रैशनल नंबर कहते हैं। तो अब आप देखें क्या 0 इस डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। 0 देखें, ये 0 जो है ऐसे 0 लिखा हुआ है, ये 0। ठीक है। तो 0 जो है, कोई भी जब नंबर लिखते हैं, ये अब ये इंटीजर है तो 0/1 है ना, कोई भी नंबर हो 0/1 तो होता है ना। तो ये p ओवर q की शक्ल बन रही है, जहां पे 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, p एंड q बिलोंग्स टू z। और साथ में देखो डिनोमिनेटर में जो q आ रहा है वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में q 0 नहीं है, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर आने का मतलब है मैथ के अंदर उसे कहते हैं बैड फैक्टर, उसे कहते हैं अनडिफाइंड नंबर, अनडिजायर्ड कह लो, अनडिफाइंड कह लो, बैड नंबर कह लो, वो नहीं चाहिए। ठीक है। इसलिए 0 डिनोमिनेटर में तो आ ही नहीं सकता ना। तो ये 0/1 ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यही लिखेंगे। इसका देखें, 0 इज अ रैशनल नंबर एज वी नो दैट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q इज रैशनल इफ p एंड q बिलोंग्स टू z and q is not equal to 0. 0 qualifies this definition, so 0 is a rational number. ओके जी। ले जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है जी, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब ट्राइकोटोमी, ट्राई
ट्राई 3 को कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं ना तो उनके दरमियान 3 किस्म के रिलेशंस कायम कर सकते हैं हम। दो रियल नंबर्स के दरमियान क्या, या तो एक नंबर दूसरे के बराबर होगा, ठीक है, या क्या होगा, एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या फिर एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि रियल नंबर्स, दो जो रियल नंबर्स हैं उनके दरमियान ये 3 रिलेशंस कायम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखते हैं ना, इसका मतलब फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर ईदर। अब उसके में क्या होता है, ईदर या तो a इज इक्वल टू बी होगा, दो नंबर आपस में या तो इक्वल होंगे ना, दो रियल नंबर, या फिर क्या होगा, पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या फिर पहला दूसरे से छोटा होगा। ये 3 ही जो रिलेशन बन सकते हैं, इनके दरमियान 3 ही ये हो सकते हैं। इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो जस्ट ये एक लाइन आप लिख देते हैं, ये आपका आंसर है। ले जी आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो ऐसे सवाल हमने पहले भी पीछे एक्सरसाइज में भी किए हैं, गालिबन 1.1 में थे। तो अब वो कहते हैं जी कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, दो नंबर के दरमियान में दरमियाना नंबर जिसे हम कहते हैं एवरेज, वो तो आपको पता है कैसे दो नंबर के दरमियानी वैल्यू कैसे निकलती है। उन दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो 9/2 हमारे पास एक नंबर आ गया। ये क्या है जी, ये नंबर है जो बिटवीन 4 and 5 आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं 4 + 5/2। ये जब हमने लिखा तो 9/2 हमारे पास आंसर है। तो 9/2 इज अ नंबर बिटवीन 4 and 5। अब एक और, क्योंकि दो नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं ना 4 और 5 के दरमियान, तो इसलिए टू फाइंड अनदर नंबर बिटवीन 4 and 5 वी फाइंड द एवरेज बिटवीन 9/2 and 5। हम 9/2 और 5 के दरमियान में एक और एवरेज निकाल लेते हैं। तो उसका तरीका यही होगा, 9/2 और 5 को ऐड करें, क्योंकि ये दो नंबर है, इनको फिर आगे मजीद 2 से डिवाइड कर दें। ये देखें, ये तो यहाँ पे देखें ऊपर फ्रैक्शन 9/2 + 5, इसको ऐड करने का तरीका वही एलसीएम वाला 2, ये आ जाएगा 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आंसर आएगा, 1 9 * 9 9 बन जाएगा, ठीक है। इधर 2 5 * 10, क्योंकि नीचे 1 से डिवाइड करने पे आंसर 2 ही आएगा, इसलिए 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 + 10/2 आ जाएगा, और नीचे 2 है। अब ये बन जाएगा 19/2, ये नीचे 2 इसको डिवाइड कर रहा है। अब आपको पता है जो 2 ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर जब आएगा ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आएगा 1/2, देखिए ना, ये जो लिखा हुआ है ना 19, देखो ना ये 19/2 ये लिखा हुआ है ना, इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि ये वाली रकम इस 2 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 9/2 / 2, ऐसे है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपको पता है ये सवाल तो आप बचपन से करते आए हैं, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं रकम क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है ना, 19/2 × 1/2, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 19 1s are 19 और नीचे 2 2s are 4। ये नीचे वाला 2 इस नीचे वाले 2 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हैं, यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। तो ये 19/4, ये उसके बाद दूसरा नंबर आ जाएगा बिटवीन 4 and 5। तो हैंस 9/2 and 19/4 आर 2 नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लो जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास क्या कहता है, ज़रा थोड़ा सा मुझे हाँ ये आ गया भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। को थोड़ी सी ना ये हाँ जी। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें कि क्वेश्चन 7 में वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉर, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। लो जी, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। आप इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका देख लें। ये हमारे पास आ गई पहले x⁻15 × y⁻35 / z⁻20 है, सारे का क्यूब रो, ये 5th रूट आ गया, ठीक है जी। तो इसको हल कर लेंगे कैसे जी, आपको बताया हुआ है कि पहले आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको एक्सपोनेंट, ये रेडिकल फॉर्म थी, रेडिकल, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया तो देखो बाहर पावर का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर मौजूद हर एक रकम की पावर से मल्टीप्लाई करेगी, पावर से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है। तो देखो x⁻15 × 1/5, y⁻35 × 1/5, z⁻20 × 1/5, देख रहे हैं। अब ये कटिंग होगी, 5 4s are 5 7s are 5 4s are, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 5 1s are 5, ये 5 3s are 15 है भाई,
गलती हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा जी, 5 3 ज़ार 15, ठीक है, ये आ गया 5 7 ज़ार और ये 5 4 ज़ार। तो ये हमारे पास आगे रिजल्ट निकलेगा x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4, ये बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ले जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है जी पार्ट नंबर 2 कि 27, ठीक है, और उसके अंदर पावर है जी 27 की पावर 2x है और उसके ऊपर ये रेडिकल साइन यानी कि क्यूब रूट बना हुआ है, देख रहे हैं। तो पहले तो मैंने 27 के ये प्राइम फैक्टर्स बना लिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, जिससे मुझे 3 की पावर 3 मिल गई और पावर ऊपर बाहर 2x है। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर पहले मैंने ये कर दिया कि इसको इकट्ठा कर लिया। 3 की पावर क्या आ गई, 3 2 ज़ार 6x आ गई और उसके ऊपर ये क्यूब रूट है। ठीक है, आगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें कैसे आएगा, वही 3 की पावर 6x ये आ गई और उसके ऊपर जो पावर लगेगी ये 1/3, ये 1/3 इसकी पावर बन जाएगी। अब बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेगी तो 6x मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 इस 6 को कट करेगा जिससे 3 2 ज़ार 6, तो ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 2x, ये हमारा आंसर डन हो गया जी। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में हमें उसने दिया हुआ है 6 × 3 की पावर n+2 है ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n है। ठीक है जी, अब इसको हमने सॉल्व करना है। जो लो जी इसका सोल्यूशन, तो जहाँ जहाँ जैसे देखें बेसिस सेम बनाने के लिए मैंने इस 6 को भी जो इसके भी प्राइम फैक्टर्स बना लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। ठीक है, आगे ये 3 की पावर n+2 है, नीचे 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर यहाँ पे है जी n, यहाँ पे इस 3 की पावर n है नीचे डिनोमिनेटर में। मुझे देखना पड़ेगा, शायद मैंने पहले लिखा नहीं है, तो पैरेलल आपके सामने इसको सही करते हैं, अभी देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक ये थी, ये n लिखा हुआ नहीं था, अब सही हो गया, ठीक हो गया जी। तो अब देखें जी, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 की पावर n+2 ये आ गया। अब आप देखें यहाँ पे ये मैंने इसको यूँ कर दिया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, अंदर मैंने इसको देखें ये n 3 की पावर n+2 है ना, तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ 3 की पावर n और इस पावर 2, ये पावर आखिर इस ये किसकी, ये जो पावर 2 है ये किसकी, 3 की है ना, ये 3 इसकी अलहदा से बेस ले आऊँ मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है ना, ये आपको पहले ही बताया हुआ, देखें वही चीज़ है ना। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करें, जैसे दोनों बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही हो, तो बेस कॉमन लेकर बेस एक दफ़ा लिखकर और पावरों को ऐड कर दिया, तो वही n+2 बन रहा है। तो मैंने इसको खोल दिया। अब इस तरह से क्या हुआ, नीचे भी इसी तरह से 3 की पावर n+1 है ना, तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 अलहदा से ले आए। ठीक है, +1 अलहदा उसकी पावर ये 3 आ गया, उसकी बेस सॉरी अलहदा बना दी है। ठीक है, ये इससे अब आप देखें ये -3 की पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास इसको ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए ना, तो इसमें यूँ भी लिख सकते हैं इसको, इसी को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये मैंने ऐसे लिख दिया। और नीचे हमारे पास आ रहा है 3 की पावर n ये इंटू फिर क्या है जी, ये इसमें ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये दो रकमें मल्टीप्लाई कर रही हैं, ये यानी एक ही टर्म बन रही है और ये दूसरी टर्म बन रही है। ठीक है, इनके दिमाग में माइनस का साइन है, तो यहाँ प्लस या माइनस का साइन जब आ जाए तो नेक्स्ट दिन की एक से ज़्यादा टर्में हो जाती है ना, तो वहाँ पे कॉमन ढूंढ लेते हैं। कॉमन जैसे यहाँ पे 3 की पावर n इसके पास भी है, 3 की पावर n इसके पास भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कॉमन फैक्टर ले लेंगे। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 की पावर n, वो देखो ये बाहर आ गया। ऊपर वाले तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ना, तीनों ये चारों, ये नीचे हमने इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन ले ली, बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर बाहर n बाहर जा चुकी है, तो इधर से ये 3 बच गया, ये 3 आ गया, आगे माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन आएगा, और ये 3 की पावर n जो है वो बाहर जा चुकी है, तो यहाँ 1 बचेगा ना, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर डिवाइड करने से आता है। ठीक है, डिवाइड करने वाला होता है। ठीक है, तो इस 3n से जब इस 3n को डिवाइड करेंगे तो अंदर 1 बच जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये ऊपर देखें, यहाँ पर ये लाने के बाद 2 एज इट इज़ आ गया, 3 भी ये भी इसी तरह से लिख दिया, ये वाला ये इसी तरह से ओवर नीचे आ गया 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 में से 1 माइनस कर दो तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर नीचे कटिंग और काट दें, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 की पावर n से ये 3 की पावर n कट गया। अब ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2 ये दोनों मिल गए। ठीक है, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2, दोनों बेसिस सेम है, पावर इनकी ऐड कर दें तो 3 की पावर
3 बन जाएगी, ये बन जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है जी, तो 3 की पावर 3 क्या होता है, वो 27 होता है। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 3 द 9 एंड 9 3 द 27। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं इसी रिव्यू एक्सरसाइज का। अगला क्वेश्चन है जी 8। जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो क्या कहता है जी, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। लो जी, अब जरा स्टेटमेंट्स है, जरा समझें। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है सवाल हमसे, वो कहता है द सम, यानी कि जमा किया जाए 3 कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा लगातार आने वाले नंबर, लगातार, जैसे 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, देख रहे हैं ये लगातार नंबर। ये कह रहा है ऑड नंबर है। ऑड नंबर जैसे 3 है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, फिर 9, ये लगातार वाले। वो कहता है ये कंसेक्टिव। वो कहता है सम ऑफ 3, कोई से भी 3, हमें नहीं पता कौन सा भी, ठीक है, वो 3 जो लगातार ऑड नंबर्स है ना, अगर उनको जमा किया जाए तो 51 बनता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, बताया वो तीनों इंटीजर्स क्या है। वो तीनों इंटीजर्स जो है वो ऑड है ना, तो तीनों इंटीजर्स का आंसर बताना है। लो जी, इसका सोल्यूशन लेट, हम फर्ज कर लेते हैं 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं। पहला इंटीजर को हम कहते हैं x है। ठीक है, अब देखो ना, मैंने कहा 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आ रहा है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आ रहा है, 3 के बाद अगला ऑड नंबर आ रहा है जी 5। 3 पहला है, उसके बाद अगला ऑड नंबर 5 आ रहा है, अगला ऑड नंबर उस 7 आ रहा है। देखो कैसे, इस 3 में अगर मैं +2 कर दूं तो फिर मेरे पास 5 आ जाएगा ना, ये अगला आ जाएगा। इसी में अगर 2 कर दूं तो अगला 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा फर्ज किया, पहला लेट x है तो अगला x + 2 होगा, उससे अगले वाला क्या होगा, 3 में ये 4 ऐड करोगे फिर 7 आएगा ना, इसलिए x + 4। तो ये तरीका है जी, इस तरह से समझ आई है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। देख लें, ठीक है, कि पहला अगर हम ऑड नंबर x ले रहे हैं तो अगला ऑड नंबर कैसे आएगा, उसमें पिछले ऑड नंबर में 2 ऐड करने से आएगा। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर x में 2 ऐड किया तो x + 2 अगला ऑड नंबर आ गया। इसमें अगला, इससे अगला ऑड नंबर लाना चाह रहे हैं तो इसमें फिर 2 ऐड करना पड़ेगा, x + 2 + 2, तो +2 मिलकर x 4 बन जाएगा, तो ये x + 4 अगला ऑड नंबर। तो ये 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर हमने फर्ज कर लिया। अब कंडीशन क्या है, इनका सम 51 है, तो ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये तीनों ऑड नंबर्स लिए, इनको ऐड किया आपस में, ये देखिए ऐड, एडिशन का साइन, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, अगर आप मजीद थोड़ा सा देखें तो हम इसको यू ब्रैकेट डाल दें ताकि हमें क्लियर हो जाए भी ये वाला, ये ऐसे है। ठीक है, कि ये एक ऑड नंबर है, ये अगला कंसेक्टिव ऑड नंबर है, ये उससे अगला कंसेक्टिव ऑड नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर एक स्टेप ये होगा कि आप पहले ब्रैकेट्स हटाएंगे, तो आपके पास फिर यू बन जाएगा x + 2 +x + 2 +x + 4, ये दैट इज इक्वल टू 51, ये आ जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद अगला स्टेप फिर ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 1 2 3, तीनों x ऐड किए तो ये 3x बन गया, ये आ गया 3x। ठीक है, और उसके बाद फिर 2 + 4 इसको ऐड किया तो ये 6 आ गया, तो ये बन जाएगा 3x + 6 = 51। तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, कि 3x + 6 = 51। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले x को अकेला करना है, तो ये 3x है, यहाँ से पहले ये प्लस का 6 हटाएंगे, प्लस का 6 इधर दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6 बन जाएगा, तो 51 - 6 ये आ जाएगा 45। तो हमारे पास 3x = 45 आ जाएगा। और x की वैल्यू लेनी है तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके डिवाइड होगा, तो ये x = 15। 3 के टेबल पे 3 15 होते हैं ना, तो x = 15 आ गया। अब x क्या था, हमारा पहला ऑड नंबर था, तो अब हम ये हैंस द 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर कैसे आए, फर्स्ट ऑड नंबर x 15 आ गया, सेकेंड ऑड नंबर था x + 2, तो 15 + 2 वो 17 आ गया, और थर्ड ऑड नंबर था x + 4, तो 15 + 4 19, लिहाजा 15 17 और 19 हमारे रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स आ गए। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, और मज़ीद जो है अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें वो कहता है जी अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। ठीक है जी, 96 बॉल्स वो उठाता है एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, 2 टोकरियों में रख दिया। One bucket has 28 more balls than the other। ये 2 दफा देन आ गया, ये वाला देन कंपेयर करने के लिए THAN देन होता है। ठीक है, ये वो कहता है भाई एक बकेट, एक टोकरी में जो है वो बॉल्स दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 ज्यादा है, तो हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, बताएं हर बकेट में कितनी होगी। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं।
हम इसको हम कैसे हल करेंगे? अब सवाल आपके जहन में है कि भाई 96 टोटल बॉल उसने उठाई हैं और 2 टोकरियों में उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जब 2 टोकरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कि एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 बॉल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हल करते हैं जी। लेट, यहाँ पे देखें जी इसका तरीका। टोटल बॉल तो हमें पता है 96 है। अब लेट कर लें नंबर ऑफ बॉल इन वन बकेट। एक टोकरी में अगर एक्स हो, ठीक है, क्योंकि दूसरे में उससे 28 ज्यादा है ना, तो एक में हम एक्स ले लेते हैं, दूसरे में उससे 28 ज्यादा है तो दूसरे में क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ बॉल इन सेकंड बकेट वो x प्लस 28 बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये दोनों यानी कि ये एक बकेट के अंदर बॉल x है, दूसरे बकेट में कितनी है? x प्लस 28 कंडीशन के मुताबिक। समझ आ रही है ना कंडीशन क्या कही थी? कि उसने कहा जो उसने 2 टोकरियों में डाली है तो एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 से ज्यादा है, तो हमने कहा अगर एक टोकरी में x है तो दूसरे में x प्लस 28 होगी, यानी कि ये टोटल बॉल्स हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन यही बन जाएगी इक्वेशन कि इन दोनों को ऐड करो तो टोटल बॉल्स ये बनती है जो उसने 96 बता दी हमें क्वेश्चन में। तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी कि x प्लस 28 इन दोनों को ऐड करके आपस में लिख देंगे ये 96 के बराबर। अब इसको हल कर लेंगे। x प्लस एक्स 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। तो 2x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 28 यहाँ से हटाएंगे, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 68। ओके जी। तो 2x इज इक्वल टू 68 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इधर आके डिवाइड करेगा इसे, तो 68 जब 2 से डिवाइड करते हैं 34 आ जाता है। अब हम फाइंड करेंगे जी नंबर ऑफ बॉल इन वन बकेट। हमें पता चल गया 34 है, एक बकेट में 34 है, दूसरे में कितनी होंगी? वो कंडीशन थी x प्लस 28, उसमें 28 ऐड कर देंगे। देखें जी 38 में जब 28 ऐड किया तो 62 आया। हैंस हमें पता चल गया कि एक बकेट में 34 बालें हैं, 34 बॉल्स हैं, और दूसरी बकेट में 62, ये हमारा आंसर। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि देखें ना 34 प्लस 62 करके देखें क्या 96 बनता है कि नहीं बनता। देखें ये 6 और ये 96, वो आ गया आंसर। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और हमारा पहला चैप्टर भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। वो है जी, सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of the 7 years. लो जी, वो कहता है जी सलमा ने एक बैंक में 3.5 लाख रुपया, 3,50,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है ये वाला। आपको पहले बताया था ना, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने पिछली एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक क्वेश्चन किया था, उसका अपना फार्मूला होता है, इसका अलग फार्मूला होता है। ठीक है, अब वो क्या ये रहा कि उसने जब इन्वेस्ट किया ना, उस वक्त बैंक का प्रॉफिट रेट से ये था 7/1/4। अगर इसको परसेंटेज डेसिमल में लगाएंगे ना, ये बन जाएगा 7.25%। ठीक है, पर एनम ये था। लेकिन 2 साल के बाद उस प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ गया, और वो बढ़ गया कितना? 8% तक चला गया, 8% तक। अब बताना यह कि 7 साल बाद उसकी कितनी अमाउंट उस अकाउंट में बन चुकी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। अब इसमें तरीका क्या होगा? पहले देखो 7 साल टोटल है, पहले 2 सालों में प्रॉफिट का रेट ये है 7.25%, इनके 7/1/4%, ये पहले 2 सालों में ये है। उसके बाद अगले 5 सालों में हम वाला, तो हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको हल करेंगे। पहले पार्ट में हम इसके पहले 2 साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे इस अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से, और उसके बाद फिर ना अगले 5 सालों को अलग से 8% के हिसाब से प्रॉफिट निकाल लेंगे, इन दोनों प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है बेटा, ले जी, ये है हमारे पास इसका तरीक़ेकार। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ले जी, ये हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन। सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट, आपको पहले ही मैंने बताया था, ये जो इन्वेस्ट की जाती है बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर जो रकम पहले जमा की जाती है उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है 3,50,000 रुपये। ठीक है जी, अब इसको हमने बैंक में उसने जमा करा दिया सलमा ने, और आगे इसका रेट है इस पर पहले 2 सालों के लिए, वो हमने ये लिख दिया, पहले वही मैंने लिख दिया। फर्स्ट वी फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब हमारे पास फार्मूला है इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, ये इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, आई फॉर इंटरेस्ट, आर फॉर रेट होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, टी फॉर टाइम। ये मैंने ये फार्मूला लिख के नीचे उसकी ये बताई भी है कि आई फॉर इंटरेस्ट, आर फॉर रेट, P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो बेसिक अमाउंट वो पुट करेगा उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। 3,50,000, किसी भी जब भी वही सवाल आए कि इतनी अमाउंट उसने बैंक में जमा कराई, ये बेसिक अमाउंट होती है। ठीक है, लो जी, हमने ये फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, गिवन वैल्यूज, इसको मैंने हल किया।
4 7 28 और 1 ऐड करें 29/4 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ख़त्म करें तो 1/100 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दी, इनको सिंपलीफाई कर दी। जैसे 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। उसके बाद 4 के टेबल पे मैंने जब 3500 ये 3500 बच गया था ना, इसको कट किया तो ये 875 पे कट हो गया, ठीक है। वरना आपके पास कैलकुलेटर है भाई, अलाउ होगा कैलकुलेटर, आप सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर के ऊपर आप लिखें 29 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 400 करें, लो भाई ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आया पहले 2 सालों में, ठीक है जी। पहले 2 सालों पर उसकी इस अमाउंट का ये उसको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है जी। अब हम आगे उसको अगले 5 सालों में 8% के हिसाब से निकालना है। वही फार्मूला, सेम वही फार्मूला जो यहाँ लगाया था वही लगाएंगे, फर्क सिर्फ रेट का होगा, रेट डिफरेंट आ जाएगा और टाइम डिफरेंट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि टोटल 7 साल में बताना है ना, तो पहले 2 साल यहाँ पे, इसलिए हमने टाइम 2 साल लिखा था। यहाँ पे देखें एक तो परसेंटेज 8% हो गई, फिर वही प्रिंसिपल अमाउंट सेम वही है, और ये क्योंकि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा उसी अमाउंट पे निकाला जाता है जो आपने ऐड कराई होती है, ठीक है, वही सिंपल वही प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 8% 8/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम ये 5 है। लो भी उसी तरह से कैलकुलेटर पे डालो 8 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000। तो 1,40,000 उसे अगले 5 सालों में प्रॉफिट मिला, पहले 2 सालों में इसने ये प्रॉफिट मिला। अब उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, अपने अकाउंट में उसने 3,50,000 जमा भी कराया था, तो ये 3,50,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये, जमा पहले 2 साल का प्रॉफिट, जमा ये अगले 5 सालों का प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम तीनों अमाउंट से ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल उसके अकाउंट में इस वक्त कितने जो है वो पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 years, वो ये आ जाएगी 50,750, ये पहले 2 सालों का इंटरेस्ट, फिर अगले 5 सालों का इंटरेस्ट 1,40,000 1,40,000 प्लस 350,000 जो है ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट, जो बेसिक अमाउंट उसने डाली थी, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने डाली थी वो ये थी। इन तीनों को ऐड करने पर हमारे पास आंसर 540,750 रुपीज़, यानी कि 5,40,750 रुपये। लो भाई हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा मेरी इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके फ़ायदा हो, ठीक है। तो सबके लिए इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आसान वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ।